इंडियन ओशन की जियो पॉलिटिक्स। बेसिकली जो भू राजनीति है इंडियन ओशन की, वो भारत के संदर्भ में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और भारत के पर्सपेक्टिव से हम देखें तो यहाँ पे इंडिया और चाइना, ये दो मेजर पावर्स हैं, हम कहेंगे कि राइजिंग पावर्स हैं, जिनके बीच में यहाँ पे अपनी प्रेजेंस को एनहेंस करने का, अपनी हेगेमनी को स्टैब्लिश करने का एक कंपटीशन चल रहा है। और ये दो मेजर प्लेयर्स हैं। साथ ही साथ हमें यहाँ पे कुछ हद तक दूसरे प्लेयर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रांस है, उसके भी यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं। रीयूनियन की बात करें, हम मेयोट आइलैंड की बात करें, सेंट पॉल्स आइलैंड की बात करें, तो इस तरह से 3-4 आइलैंड्स फ्रांस के हैं। उसके बाद डिएगो गार्सिया, जो कि एक मेजर बेस है यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कि मिलिट्री बेस है, और उसका जो लीज़ है वो हाल फिलहाल में ही हमने देखा कि 99 ईयर्स के लिए लगभग आप समझिए कि 2124 तक, यानी कि आज से 99 साल बाद तक के लिए उसका जो लीज़ है, उसका जो कंट्रोल है, वो यूनाइटेड किंगडम के पास रहेगा। और यूनाइटेड किंगडम ने वो फर्दर लीज़ पे दे रखा है यूनाइटेड स्टेट्स को, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स अपना मिलिट्री बेस चलाता है। वहाँ पे उसके फाइटर जेट्स होते हैं और एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बॉम्बर्स, सभी का स्कोप है वहाँ पे रखने का। और इसी कारण से यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएसए की एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और यूएसए ने अपनी जो ये प्रेजेंस है इसको हमें फील भी कराया है समय समय पर। हम चाहे बात करें तो 2001 के, जब अफ़गानिस्तान के ऊपर उसने इन्वेजन किया था यूएसए ने, तालिबान के अगेंस्ट जब उसका वॉर था, तो उस दौरान यहाँ पे फाइटर जेट्स यहाँ से शुरू होके अफ़गानिस्तान सीधे पहुँचे थे। या फिर हम बात करें 1991 के गल्फ़ वॉर फर्स्ट की, जब इराक और कुवैत के बीच में वॉर हुआ था, तब इराक के ऊपर अटैक किया था यूएसए ने, तो यहीं से फाइटर जेट्स गए थे। इंडिया ने भी उसमें अपनी भूमिका निभाई थी। इंडिया ने ऑफ़र किया था कि जो उनके फाइटर जेट्स हैं यूएसए के, उनकी रीफ्यूलिंग इंडिया में हो सकती है, लेकिन बाद में जल्दी ही इस निर्णय को बदल दिया गया, जैसे ही चुनाव के बाद यहाँ पे वापस कांग्रेस की सरकार आई। और 2003 का तो हमें पता ही है, जब दोबारा एक बार इराक पे इन्वेजन किया था, सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए सद्दाम हुसैन के ऊपर अटैक किया था यूएसए ने, तो तब भी यहीं से फाइटर जेट्स लॉन्च किए थे। तो इस तरह से इसकी जो महत्ता है, इसका जो महत्व है डिएगो गार्सिया आइलैंड का, जो कि एक सबसे बड़ा एटॉल है चागोस आर्किपेलागो का, उसे आप समझ सकते हैं। तो खैर, अब हम आज बात करेंगे इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स की। तो इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स। अब जो इंडियन ओशन जियोपॉलिटिक्स है, यहाँ पे ये हो गया इंडिया। और हम अगर विस्तार देखें कि इंडियन ओशन कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो हम देखेंगे कि ये इंडिया हो गया, और इंडिया के इस तरफ ये पूरा का पूरा ये पेनिनसुला है, और इसकी जो कोस्टलाइन है वो है 7500 किलोमीटर्स। और यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं वो, अगर हम मेजर की बात करें तो 12 हैं, और माइनर की बात करें तो वो 205 है। इस तरह से इंडिया की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, और इंडिया एक प्रीडोमिनेंट पावर है इंडियन ओशन में। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर इंडिया प्रीडोमिनेंट पावर है, तो फिर यहाँ पे हम ऐसा कैसे कह रहे हैं कि चाइना इसे चैलेंज कर रहा है? तो उसको समझने के लिए हमें कुछ मैप्स देखने होंगे, तो हम उन मैप्स का रुख करते हैं। अब अगर हम अप्रिशिएट करें यहाँ पे, तो हम देखेंगे कि ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन का रीजन है।
यहाँ पे नीचे की तरफ ये हो गया इस तरह से, फिर ये अरेबियन सी हो गया, ये बे ऑफ बंगाल हो गया। यहाँ पे हमें पता है कि इधर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप आइलैंड्स, और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये वाले ANI। तो ये तो इंडिया की प्रेजेंस हो गई। और अब यहाँ पे चाइना की जो हम इन्फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो वो हम किस आधार पे कर रहे हैं, अगर हम उसके बारे में बात करें तो उसके कुछ रीज़न निकल के आएंगे, और वो रीज़न इस तरह से होंगे। जैसे ये चाइना है, चाइना ने बेसिकली यहाँ पे इधर बेस बना रखा है, ये इसका हैनान प्रोविंस है, और हैनान में यहाँ पे इस द्वीप के ऊपर उसका यहाँ पे सबमरीन बेस है। उसके बाद वुडी आइलैंड्स हैं साउथ चाइना सी में ही, तो वुडी आइलैंड्स में भी उसकी एयर स्ट्रिप है। और फिर फर्दर हम आते हैं तो फिर उसके बाद उसने इंडियन ओशन में भी अपनी घुसपैठ करने की कोशिश करी है, लेकिन इंडियन ओशन में जो उसने घुसपैठ करी है उससे पहले हम यहीं पे देखेंगे कि यहाँ पे उसने क्या कर रखा है। बेसिकली यहाँ पे अगर हम साउथ चाइना सी को देखें, ये जितना भी रीजन है, जैसे आप मैप्स को फर्दर देखेंगे, ये यहाँ से अगर हम कोस्ट लाइन के बाद इस तरफ का देखें, ये साउथ चाइना सी है, और उसके बाद यहाँ से अगर हम इस तरफ आते हैं तो ये बे ऑफ बंगाल हो गया। उसके बाद इसके अलग अलग रीजन्स को अगर हम देखें तो ये रीजन्स ऐसे दिखेंगे कि इंडियन ओशन के बिल्कुल अगर हम वेस्टर्न साइड में देखें तो यहाँ पे अफ्रीका आ जाता है, ये अफ्रीका हो गया। उसके बाद ये वेस्ट एशिया हो गया, मिडिल ईस्ट कह सकते हैं हम इसे। उसके बाद ये साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया है। अब अगर हम अलग अलग मैप्स को देखें तो हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ पे ये सारे हम देख रहे हैं, ये पोर्ट्स हैं, ये इन सारे पोर्ट्स पे प्रेजेंस है इंडिया की, आइलैंड्स हैं ये। उसके बाद ये अंडमान निकोबार आइलैंड है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नॉर्थ अंडमान है एक आइलैंड, फिर मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है, फिर लिटिल अंडमान, और लास्ट में ये इंदिरा पॉइंट है जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। फिर ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, इसकी जो कैपिटल है वो कावरत्ती है। सबसे नीचे का जो आइलैंड है वो मिनिकॉय है, यहाँ पे 8 डिग्री चैनल लिखा हुआ है, यानी कि जो हमारा लैटिट्यूड है 8 डिग्री का, तो वो यहाँ से पास होता है, तो इसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। तो साथियों 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन्स और 12 मेजर पोर्ट्स और उसके साथ साथ 205 माइनर पोर्ट्स के साथ इंडियन ओशन की प्रीडोमिनेंट पावर है। और यहाँ पे इंडिया को कतई पसंद नहीं है कि कोई दूसरा देश यहाँ पे आके अपने प्रभाव, यहाँ के देशों को प्रभावित करे या अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसे प्रयास हमें चीन की तरफ से देखने को मिल रहे हैं, और चीन ऐसा क्यों कर रहा है उसको भी समझने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन चीन जो भी कर रहा है वो तो बाद की बात है, लेकिन उससे पहले हम इसके ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये इंडियन ओशन रीजन है, यहाँ पे कौन कौन से एरियाज़ हैं और वहाँ के इम्पोर्टेंट जो लोकेशंस हैं उनको देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो ये
सबसे पहले इंडिया हो गया, फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा इंडियन ओशन है, जो कि हम कहेंगे कि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ओशन है। And it is the only ocean in the world that is named after a country, that has been named after India. ये सारे पोर्ट्स हैं इंडिया के, ये अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन ओशन के मेजर जो कॉन्टिनेंट हैं, जो रीजन्स हैं, वो जो टच करते हैं इंडियन ओशन को, तो यहाँ पे ये इंडिया आ गया, जो कि खुद ही एक सब कॉन्टिनेंट है। फिर ये वेस्ट एशिया आ गया, अरेबियन पेनिनसुला, ये अफ्रीका, और यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया आ गया, और ये साउथ ईस्ट एशिया है। ये मेडागास्कर है, दिस इज एन आइलैंड lying in the continent of Africa only. फिर उसके बाद जो हम बात कर रहे हैं कि चाइना किस तरह से घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं इंडियन ओशन में, तो उसको हम इस तरीके से समझेंगे कि जैसे ये चाइना है, चाइना ने यहाँ पे अपना पोर्ट बनाया, खैर वो तो अपने मेनलैंड में बनाया है उसने। उसके बाद फिर वो यहाँ पे हैनान, जो उसका एक आइलैंड है, तो वहाँ पे वो बना रहा है। उसके बाद यहाँ पार्सल आइलैंड्स हो गया, स्पार्टली आइलैंड्स हो गया, इनको लेकर डिस्प्यूट है चाइना के। पार्सल आइलैंड वियतनाम के साथ डिस्प्यूट है यहाँ पे, और स्पार्टली आइलैंड का फिलीपींस के साथ डिस्प्यूट है, और स्पार्टली आइलैंड पे वियतनाम भी अपना क्लेम करता है, और चाइना तो करता ही है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंबोडिया में अपनी पूरी कोशिश है चाइना की घुसपैठ करने की। कंबोडिया के बाद फिर हम आएंगे थाईलैंड का भी जो है क्रा कैनाल, तो क्रा कैनाल में उसके प्लान्स चल रहे हैं कि वो किसी तरह से यहाँ पे क्रा कैनाल बनाए थाईलैंड के साथ मिलके। फिर यहाँ पे कोको आइलैंड है, जो कि इंडिया के अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से कुछ ही दूरी पे है। हम समझें कि अराउंड ये 55 किलोमीटर के आसपास की ही दूरी है, तो आप समझ लीजिए ये कितना क्लोज है अंडमान निकोबार आइलैंड से। और यहाँ पे एलिजेडली चाइना ने एयर स्ट्रिप बना ली है, और कभी ये कोको आइलैंड इंडिया का ही पार्ट होता था, और फिर उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी ने ये 48 में गिफ्ट कर दिया था म्यांमार को। फिर म्यांमार का हमें पता है क्या उकुपू पोर्ट है, क्या उकुपू सितवे पोर्ट है। फिर बांग्लादेश का चित्तगोंग पोर्ट, जो कि बांग्लादेश का इस रीजन का मोस्ट बिजी, द बिजिएस्ट मोस्ट पोर्ट है चित्तगोंग पोर्ट। उसके बाद ये श्रीलंका का हम्मंत होता है। यह हमें पता है कि कैसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के तहत श्रीलंका से 99 इयर्स के लीज पे चाइना ने इसको ले लिया है। अभी यहाँ पे चाइना क्या करता है कि कमर्शियल और मिलिट्री दो तरह के रिलेशंस अपने बनाता है, और ज़्यादातर वो शुरुआत करता है कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के रूप में, पोर्ट बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करेगा, और बाद में नज़दीकी बढ़ा के या फिर मजबूर करके, कोर्स करके देशों को फिर ऐसे मजबूर करेगा कि वहाँ पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री हार्डवेयर, नेवल प्रेजेंस भी चाइना की हो जाए, और फिर चाइना अपनी पैठ बना ले इंडियन ओशन रीजन में, ख़ास तौर पे। बाकी रीजन्स में तो कर ही रहा है। फिर हम अगला मैप देखते हैं। ये है, ये इंडियन ओशन का काफ़ी अच्छा मैप है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इंडिया है, और यहाँ पे अलग अलग रीजन्स हैं। अगर हम उन रीजन्स को समझने की कोशिश करें तो
ये हैनान है जो कि आइलैंड है चाइना का। यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किया कि चाइना ने अपने सबमरीन पोर्ट बना रखा है, यहाँ पे उसकी सबमरीन्स हैं और उसकी खुद की सॉवरेंटी है, तो वो कुछ भी करे, तो उसने यहाँ सबमरीन्स बना रखी हैं, सबमरीन के लिए पोर्ट, अंडर वाटर पोर्ट है। उसके बाद यहाँ पे वुडी आइलैंड हैं साउथ चाइना सी में, तो वुडी आइलैंड्स में उसने बना रखा है। उसके बाद फिर थाईलैंड के साथ, ये थाईलैंड हो गया, तो गल्फ ऑफ थाईलैंड आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, तो थाईलैंड के साथ करा कैनाल बनाने की उसकी पूरी कोशिश है। अब वो कितना उसमें सफल होता है ताकि मलक्का स्ट्रेट को बाईपास किया जा सके, इसलिए तो ये मलक्का स्ट्रेट ये वाली है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, ये मलक्का स्ट्रेट है। बेसिकली स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट एक ऐसी नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर होती है जो टू लार्ज वाटर बॉडीज़ को ज्वाइन करती है। जैसे यहाँ पे हम देखें तो ये साउथ चाइना सी है, तो साउथ चाइना सी, और यहाँ पे अंडमान सी, तो ये अंडमान सी को और इसको साउथ चाइना सी हम इसे कह लें, तो इसको आपस में ज्वाइन करती है, तो ये हो गया मलक्का स्ट्रेट। और मलक्का स्ट्रेट जो है ये इंडोनेशिया का सुमात्रा आइलैंड है, और ये मलय पेनिनसुला है, मलेशिया, और यहीं पे इस जगह पे यहाँ पे सिंगापुर भी है। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो यहीं से पास होती है, ये ही स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, तो ये वाला जो रीजन है ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का है। अब उसके बाद ये सुंडा स्ट्रेट है, ये ऑल्टरनेटिव रूट है टू मलक्का स्ट्रेट। मतलब ऐसे कोई भी शिपमेंट आएगी, अगर वो यहाँ से स्विस कनाल, ये मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी से यहाँ पे रेड सी में आएगी शिपमेंट कोई, स्विस कनाल से होते हुए, ये स्विस कनाल है, तो स्विस कनाल से होते हुए वो रेड सी में आएगी, और रेड सी से फिर ये वाला जो रीजन है ये एक चोक पॉइंट है, इसको बबल मंदेब स्ट्रेट कहते हैं। ये यमन है, जहाँ पे हम हूती विद्रोहियों की बात करते हैं, उनका नाम सुनने को मिलता है हमें, जो इजराइल और यूएस की शिप पे अटैक करते रहते हैं आए दिन। अभी तो खैर यूएस के साथ उनकी डील हो गई है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। और ये है गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ, इनको सेपरेट करने वाली स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगेन स्ट्रेट इज़ अ नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच सेपरेट्स टू लार्जर वाटर बॉडीज़। तो यहाँ पे पर्शियन गल्फ है एक लार्जर वाटर बॉडी, और दूसरी वाटर बॉडी है गल्फ ऑफ ओमान। तो इन दोनों को सेपरेट करने वाली नैरो स्ट्रिप जो है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और यहाँ पे रेड सी यानी कि लार्जर वाटर बॉडी और गल्फ ऑफ एडन दूसरी लार्जर वाटर बॉडी, इनको ज्वाइन करने वाली जो नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर है दैट इज़ बब अल मंदेब स्ट्रेट। और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं। यहाँ पे इसे चोक कौन कर सकता है? ईरान कर सकता है। ईरान को यही है कि अगर ईरान की सॉवरेंटी या फिर उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, नेशनल इंटरेस्ट, सिक्योरिटी को कोई ख़तरा अगर वो सेंस करता है तो वो यहाँ पे इसे चोक कर देगा। और ये रीजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी इम्पोर्टेंस हम ऐसे समझ सकते हैं कि बेसिकली जो ग्लोबल लेवल पे ऑयल का जो ट्रेड है, तो यहाँ पे लगभग आप समझिए 40%, वर्ल्ड का 40% ऑयल की प्रोडक्शन होती है यहाँ पे, और जो ट्रेड है वो 35% ऑयल का यहाँ पे मूवमेंट होता है। ग्लोबल ऑयल का मूवमेंट 35% यहीं पे होता है, यहीं से, ये जो मैं रीजन आपको दिखा रहा हूँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। बेसिकली जितने भी गल्फ कंट्रीज़ हैं इनका ऑयल यहाँ पे बनेगा और यहीं से बाहर जाएगा, उसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चाइना के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऑयल जाता है तो चाइना में जाएगा। ये जो रूट आप देख रहे हैं रेड रंग का, तो इस तरह से ये। और अगर हम देखें लैंड का जो है वो 20% अब अगर यहाँ से इस चोक पॉइंट को पर्शिया ने चोक कर दिया, ईरान ने चोक कर दिया, तो उसका प्रभाव क्या होगा? उसका प्रभाव आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आज
अगर ऑयल का जो प्राइस है, जैसे यहाँ पे हम इसे देखते हैं, इफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज if it is choked, then the effect would be oil price. If the oil price today, if suppose it is $70 per barrel, then it will increase to around $300 पर बैरल। आप याद करिए इसको, 1991 का जो गल्फ वॉर फर्स्ट हुआ था, उसमें क्या हुआ था? कुवैत वर्सेस इराक, यही रीजन था वो, और इसके कारण ऑयल प्राइसेस shot up vigorously, and that was also something that coincided with India's forex crisis, economic crisis. तो अगर आज ऐसा हो जाता है तो इससे क्या होगा? इससे ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे, और ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो उससे सारे गुड्स के, सर्विसेज के प्राइस बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो उससे आप समझ रहे हैं कि इन्फ्लेशन जब एक्सेसिवली बढ़ेगी और एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी तो उससे हमारी इकोनॉमी पे कितना एडवर्स इफेक्ट आएगा, ये चीज़। अब हम फिर से इस पे मैप पे आते हैं। तो ये आपने देख लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यहाँ पे ये स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब है, और जो ये बाब अल मंदेब है इसमें इसको हम फर्दर देखेंगे, लेकिन यहाँ पे आप बस इतना समझ लें कि ये गल्फ ऑफ एडन है, जो कि यमन है ये कंट्री, और यमन के बाद इसके सामने जिबूती है, ये छोटी सी कंट्री, ये वाला जो है रीजन ये जिबूती है, ये इतना सा, ये सोमालिया है, ये केन्या है, ये तंजानिया है, ये मोज़ाम्बिक है, ये जो आप देख रहे हैं ये मोज़ाम्बिक चैनल है। मोज़ाम्बिक चैनल की इम्पोर्टेंस ये है कि ये इसके बाद ये साउथ अफ्रीका आ जाता है इसके नीचे। तो जो यूरोप से जो भी शिपमेंट आएगी तो वो यहाँ से भी आएगी, यूरोपियन साइड से, या फिर साउथ अटलांटिक, हम कहें कि साउथ ईस्ट अटलांटिक साइड से जो भी शिपमेंट आएगी तो वो इधर से ही आएगी, और इधर से फिर वो यहाँ जाएगी इस तरफ, इंडियन ओशन से होते होते इंडियन ओशन में भी अगर कहीं पे उसकी डेस्टिनेशन है तो वहाँ जाएगी, और नहीं तो फिर उसके बाद वो हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह से साउथ चाइना सी, पैसिफिक ओशन में जाएगी। यहाँ पे साउथ चाइना सी है, हालांकि साउथ चाइना सी अब हमें नहीं बोलना चाहिए कि साउथ चाइना सी की जगह इस रीजन को नया नाम दिया गया है यूएस के द्वारा, चाइना की डोमिनेंस को, प्रीडोमिनेंस को, चाइना की इम्पोर्टेंस को घटाने के लिए इसे इंडो पैसिफिक कहा गया है। तो इंडो पैसिफिक भी हम समझेंगे कि कौन से रीजन को कहा जाता है, उसको भी देखेंगे अभी। तो यहाँ से शिपमेंट्स आती हैं ऐसे ये, और उसके बाद यहाँ का जो रीजन है इसको भी आप देखिए, ये वाला जो है, यहाँ पे कुछ आइलैंड्स हैं, हम देखें तो साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में यहाँ पे आपको दिखेंगे ये सेशेल्स है, उसके बाद यहाँ पे कोमोरोस है, फिर ये बड़ा आइलैंड है मेडागास्कर, और यहाँ पे ये है मॉरिशस, ये मॉरिशस है।
दिस इज मॉरिशस। और ये जो चैगोस आइलैंड्स हैं, चैगोस आर्किपेलागो है, इट्स द टेरिटरी ऑफ मॉरिशस ओनली। और जो आप ये वाला आइलैंड देख रहे हैं, ये वाला, ये है रीयूनियन आइलैंड ऑफ फ्रांस। फिर ये लक्षद्वीप सी देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड है इंडिया के, उसके नीचे मालदीव आइलैंड्स हैं, और उसके नीचे चैगोस, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, चैगोस आर्किपेलागो, विच कम्स अंडर द सॉवरेंटी ऑफ मॉरिशस। रिसेंटली इट हैज़ बीन हैंडेड ओवर टू मॉरिशस। तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है, अगर हम इसकी बात करें, ये वाला लक्षद्वीप, मालदीव्स और चैगोस, ये वाला, तो ये एक पूरा सबमर्ज्ड माउंटेन है। और इसका अगर हम नाम देखें तो इसका नाम है चैगोस लक्षद्वीप्स रेंज। ये कंटिन्यूस माउंटेन है, लेकिन ये सबमर्ज हो गया है, तो इस तरह से हमें अलग अलग आइलैंड्स के रूप में दिख रहा है ये। अब हम अगले मैप पे चलते हैं। यहाँ पे आप इसे बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर सकते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि यमन के नीचे गल्फ ऑफ एडन है, ये सोकोत्रा आइलैंड जो है यमन का ही है। और उसके बाद ये जो है, ये है जिबूती, जो मैंने आपको बताया था, ये जिबूती जो कंट्री है। दिस इज जिबूती, ये वाला। उसके बाद ये एरिट्रिया है, ये सोमालिया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे सेशेल्स, जो मैंने आपको बताया था कि सेशेल्स है, इसकी कैपिटल विक्टोरिया, ये सेशेल्स, ये सेशेल्स हो गया। ये कोमोरोस हो गया विद इट्स कैपिटल मोरोनी। ये मेडागास्कर, मोजाम्बिक के बाद मेडागास्कर है ये। और ये मॉरिशस है, पोर्ट लुई इसकी कैपिटल है। और मैंने आपको बताया था कि ये रीयूनियन आइलैंड है, कैपिटल उसकी सेंट डेनिस है। दिस इज़ अ फ्रेंच टेरिटरी, रीयूनियन आइलैंड, ये वाला। तो अब, और ये जो ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ चैगोस आर्किपेलागो। इसका सबसे बड़ा जो एटॉल है, सबसे बड़ा जो कोरल आइलैंड है, दैट इज़ डिएगो गार्सिया, वो ये रहा। और ये लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, मिनिकॉय आइलैंड जो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। ये मालदीव्स इसके ऊपर अपना क्लेम करता है, कहता है कि हमारी सेम लैंग्वेज है तो ये हमें मिलना चाहिए, लिंग्विस्टिक बेसिस पर इस पर क्लेम करता है। लेकिन ये मालदीव्स का है मिनिकॉय आइलैंड। दिस इज़ ये मालदीव्स नहीं, ये लक्षद्वीप का है मिनिकॉय आइलैंड, इंडिया का पार्ट है। और लक्षद्वीप के नीचे ये मालदीव्स है, और मालदीव्स के नीचे ये है डिएगो गार्सिया। डिएगो गार्सिया इज़ अ पार्ट ऑफ चैगोस आर्किपेलागो, दिस वन। Its sovereignty has been allocated, transferred to Mauritius by the UK। लेकिन उसमें कंडीशन सिर्फ इतनी है कि जो डिएगो गार्सिया है, ये आइलैंड, ये डिएगो गार्सिया 99 ईयर्स के लीज पे दे दिया गया है यूएसए को। फिर से सबसे पहले 1966 में ये दिया गया था 50 साल के लिए, तो 2016 में वो पूरी हो गई थी लीज की जो ड्यूरेशन थी। उसके बाद अब 2025 में, अभी 2-3 दिन पहले ही, अगर टू बी प्रिसाइज, टू बी स्पेसिफिक जो हम बात करें, तो फिर ये जो 23 तारीख को, फ्राइडे जो था, फ्राइडे को हमने न्यूज़पेपर में देखा था कि ये जो चैगोस आर्किपेलागो है, ये यूके ने फॉर्मली इसकी सॉवरेंटी ये मॉरिशस को सौंप दी है। बस डिएगो गार्सिया को 99 ईयर्स के लिए लीज पे ले लिया है यूके ने,
और वो फर्दर यूके ने यूएस को लीज पे दे रखा है। यहीं पे वो यूएस का जो एक नेवल बेस है, एयर बेस है, वो ऑपरेट होते हैं। अब हम आगे देखें तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, दिस इज अ ग्रुपिंग दैट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंडिया इन द ईयर 2020। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के बारे में भी थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। This was formed in 2020 between India, Sri Lanka and Maldives. Later on, Bangladesh were also added, Bangladesh along with Mauritius. They have been also made members of this, so it is a 5-member body and 1 observer state. Observer status has been given to Seychelles. और बेसिकली इसका जो मैंडेट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसकी हम बात करें तो दैट इज कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, in the event of a disaster like tsunami and adverse weather, cyclones and other things. उसके बाद countering terrorism, piracy, sea piracy. जैसे कि हम इसके मैप को अगर देखें फिर से तो यहाँ पे पायरेसी वाला ही, पायरेसी प्रोन एरिया है ये देखिए। हमने देखा था कि मॉरिशस ये इसका मेंबर है, सेशेल्स को ऑब्जर्वर स्टेटस दे रखा है। बेसिकली क्या है कि अगर हम देखें ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका, तो ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से सेशेल्स की जो दूरी है दिस इज़ 1500 किलोमीटर्स, और मॉरिशस की जो दूरी है दिस इज़ 2000 किलोमीटर्स। तो ये इतने यहाँ पे हैं। और फिर ये सोमालिया है जो कि कुख्यात है, दिस इज़ नोटोरियस फॉर सी पायरेसी। वहाँ के लोगों के पास और कोई काम है नहीं, तो उनकी इकोनॉमी ही पायरेसी पे चलती है, इस तरह से पायरेसी। और इस पायरेसी से बचने के लिए फिर ये भी है कि इंडिया ने यहाँ पे, हमें पता है कि ओमान का डुकुम पोर्ट, ये डुकुम, यहाँ पे इंडिया का एक नेवल बेस है, और वो इसीलिए है ताकि एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़ की वो प्रैक्टिस कर सकें यहाँ पे, और अपने जो शिप्स हैं वो सर्वेलेंस पे उसकी चलती रहें। तो इस तरह से डुकुम पोर्ट ओमान का, वहाँ पे इंडिया स्टेशन है, और इस डुकुम पोर्ट से ही हम देखते हैं कि वो पायरेसी को भी कंट्रोल करता है। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उस पर भी वो नज़र रखता है, जहाँ पे जो चाइना के साथ मिलके ग्वादर पोर्ट बना हुआ है इंडिया का। हालांकि चाबहार से भी उस पर नज़र रखी जाती है, ये चाबहार है यहाँ पे। लेकिन हमें पता है कि ईरान, कुछ हद तक हमें लगता है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के साथ भी खड़ा हुआ दिखाई देता है, चाइना के साथ भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो उस सेंस में डुकुम जो है वो भी एक हमारे पास सेकंड ऑप्शन के तौर पे है, ओमान का डुकुम पोर्ट। फिर यहाँ पे जिबूती जो है, जिबूती में चाइना है यहाँ पे, लेकिन चाइना है तो क्या हुआ, चाइना के साथ साथ फिर यहाँ पे
यूएसए भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है, जापान भी है और सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे कह रहा है कि मैं भी आ जाऊँ यहाँ पे। और अब आप समझिए कि कितना इंपॉर्टेंट है एरिट्रिया एज अ कंट्री, कितनी इंपॉर्टेंट है कि ये यमन हो गया, यमन के हूती विद्रोही हैं, वो यहाँ पे शिप्स पे अटैक करते हैं और यहाँ पे है मिलिट्री बेस, यहाँ पे यूएस का भी मिलिट्री बेस है, तो यहीं से अटैक हो जाएगा हूतीज़ के ऊपर अगर करना है यूएसए को। लेकिन फिर वही है कि हूतीज़ कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी कौन प्रोवाइड कर रहा है अगर हम उसकी बात करें तो वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट लॉन्ग रेंज मिसाइल भी उन्हें ईरान ने प्रोवाइड कर दी है। उस लॉन्ग रेंज मिसाइल को हूतीज़ ने यमन से पूरा वहाँ पे लॉन्च कर दिया था। अगर हम इसराइल की बात करें तो इसराइल तक वो 2000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल पहुँच गई थी इस तरह से। अब फर्दर हम इस मैप को देखते हैं, तो इससे हम और इंडियन ओशन रीजन को बेहतर तरह से समझ पाएंगे। तो ये जो इंडियन ओशन रीजन है ये एक जनरल मैप है। इस मैप के फिर जो वेरियस पार्ट्स हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट हो गया, साउथ वेस्टर्न पार्ट हो गया, सदर्न पार्ट हो गया, साउथ ईस्टर्न पार्ट हो गया और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हो गया। इन सबको मैंने अलग अलग एंगल से अभी अब आगे देखेंगे, वहाँ पे मैंने वो भी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो हम उनको फर्दर बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे इनकी लोकेशंस को। लेकिन एक जनरल आइडिया अगर हम लें तो दिस इज़ द टोटल मैप ऑफ इंडियन ओशन एंड द एडजॉइनिंग एडजेसेंट इम्पॉर्टेंट लोकेशंस दैट यू कैन सी। तो ये इंडिया हो गया, दिस इज़ श्रीलंका, उसके बाद ये म्यांमार, साउथ ईस्ट एशिया, आसियान नेशंस कह सकते हैं हम, आसियान कंट्रीज़ हैं 10, वो हैं ये, यहाँ से शुरू हो रही हैं, ये फिलीपींस, ये सारी आसियान। दिस वाज फॉर्म्ड इन 1967। इंडिया वाज इनवाइटेड to be a founding member of ASEAN, but India rejected it because India did not want to become a camp follower of any bloc, and ASEAN was seen as pro-US, anti-communist bloc, pro-US bloc. Because if we talk about SEATO, Southeast Asia Treaty Organization, so Thailand was a part of it. और ये सारे एंटी कम्युनिस्ट इनका सारा एजेंडा था इन सारी कंट्रीज़ का। यहाँ पे यूएस का बहुत इम्पोर्टेंट हमने देखा कि यूएस की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस यहाँ पे है। जैसे कि अगर हम बात करें तो ब्रूनई है यहाँ पे, दिस इज़ ब्रूनई, यू कैन सी है ब्रूनई। फिर यहाँ पे सिंगापुर है, ये देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है दिस इज़ सिंगापुर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नीचे, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के सामने स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलेशिया, मलय पेनिनसुला और सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, इनके बीच में से ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जा रही है। वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का सिंगापुर के सामने से ही पास होती है। तो ये सिंगापुर, ब्रूनई और फिलीपींस, यहाँ पे यूएसए के इम्पोर्टेंट बेसिस हैं, तो यूएस बेसिस भी हैं यहाँ पे। ब्रूनई, सिंगापुर, फिलीपींस, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो फिर इंडिया इसका मेंबर नहीं बना था, लेकिन बाद में इंडिया ने 1991 के बाद जब कोलैप्स हो गया था सोवियत यूनियन का और सक्सेसर स्टेट रशिया, उसने इंडिया पे ध्यान देना कम कर दिया। वो अपनी ही दिक्कतों में इतना उलझ गया था। और फर्दर जो नए नेता आए थे, मिखाइल गोर्बाचोव के बाद बोरिस येल्सिन, तो बोरिस येल्सिन जो थे वो प्रो यूएस उनकी एक पॉलिसी थी, और उनका जो पूरा इंक्लिनेशन था वो यही था कि वो अपनी इकॉनमी को वेस्टर्न लाइंस पे आगे लेके जाना चाहते थे। और इंडिया भी इकोनॉमिक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था, तो इसलिए इंडिया को भी अपनी इकॉनमी को सुधारना था। तो इंडिया एज वेल एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ यूएसएसआर रशिया, बोथ दे वर रेडी एंड विलिंग टू फॉलो द पाथ ऑफ शॉक थेरेपी and thus economic restructuring under the aegis of Bretton Woods institutions, IMF and World Bank, इस तरह से। फिर उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको दिखेगा, ये सऊदी अरेबिया वाली अरेबियन पेनिनसुला है, ये रीजन, ये अफ्रीका है, ये आइलैंड्स हैं अफ्रीका के,
इंडियन ओशन के और अफ्रीका के आइलैंड हम इसे कह सकते हैं, इस तरह से है। फिर फर्दर हम यहाँ आएंगे तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन में कौन कौन से आइलैंड्स हैं। देखिए मोम्बासा जो है ये केन्या में है। यहाँ पे चाइना अपना एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और इसका जो सिनेरियो है वो हम्बन तोता की तरह चल रहा है। अब हम इसी कड़ी में आगे देखेंगे कि ये दो इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। एक है एजम्पशन आइलैंड। ये एजम्पशन आइलैंड जो है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेशल्स, और ये है अगालेगा आइलैंड, या फिर आप इसे आजा लेजा भी कह सकते हैं ताकि आपको याद रहे। तो ये एजम्पशन आइलैंड जो है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ सेशल्स एंड आजा लेजा आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ मॉरिशस। अब ये दोनों क्यों इम्पॉर्टेंट हैं इसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। दरअसल 2015 में 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी भारत में और मोदी जी आए। उसके बाद हमें पता है जो पॉलिसीज़ होती हैं इनमें भी शिफ्ट होता है। बेसिक शिफ्ट तो नहीं होता, बेसिक स्ट्रक्चर तो वही रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो करते हैं वैसे ही फॉरेन पॉलिसी में भी हमारी पॉलिसी मोर और लेस वैसे ही रहती है। जैसे नॉन अलाइनमेंट की हम बात कर लें या एंटी कॉलोनियलिज्म की बात कर लें, और पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर हम शुरू से करते आए हैं, आज भी करते हैं। इंडिया स्टैंड्स फॉर अ फ्री and united Palestine and peaceful Israel. So India's policy is one of de-hyphenation. So India treats both Israel and Palestine separately on its own terms. इस तरह का रहता है। तो उसी तरह से अभी यहाँ पे कहता है कि स्कीम्स को चेंज किया गया। जैसे 2014 में मोदी जी आए तो जो लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये हम जब साउथ ईस्ट एशिया पढ़ेंगे तब उसमें हम पढ़ेंगे इसे बदल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया गया। कि देखो मत करो ऐसे, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे नई पॉलिसी एक लाई गई जिसका नाम था सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ये 2015 में लाई गई। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इस तरह से। और इसी के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी लाया गया था। इंडियन ओशन रीजन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। फिर उसके बाद रायसीना डायलॉग, शांग्रीला डायलॉग, ये चलता है इंडिया का। और शांग्रीला डायलॉग में ही हम देखेंगे आगे जब 2018 में जो ये इंडिया का रिस्पॉन्स है बेसिकली, हम देखेंगे इसे आगे डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल 2015 में जब सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन लाया गया और उसी के बाद फिर मोदी जी ने यात्रा करी सेशल्स की, और सेशल्स के साथ एक एग्रीमेंट साइन करी जिसमें ये था कि ये जो एजम्पशन आइलैंड है यहाँ पे एक इंडिया के लिए शिप रिपेयर, रीफ्यूलिंग फैसिलिटी, इसके लिए एग्रीमेंट साइन हुई। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि दिस वाज नेवर रेटिफाइड, इसमें डिले होता गया। अब रेटिफाई नहीं हुई और बाद में क्या हुआ कि अगर जैसे कहते हैं ना कि अगर सगाई के बाद शादी में ज़्यादा देर हो जाए तो
सगाई टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसी तरह का हो गया कुछ यहाँ पे कि रेटिफाई करा नहीं इन्होंने अजम्पशन आइलैंड को लेके जो सेशल्स के साथ हुआ था, तो सेशल्स ने उसे रेटिफाई नहीं करा। तो बाद में अब क्या है कि बहुत ज़्यादा अजम्पशन आइलैंड में हमारी अजम्पशन थी कि हमें मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं, इसमें दिक्कतें हो रही हैं। और दिक्कतें इसलिए भी हो रही है कि बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इनको प्रलोभन मिल रहा है चाइना और यूएसए की तरफ से भी ऑफर्स आ रहे हैं। तो नाउ दे आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम ग्रेटिफिकेशन। और मैंने आपको बताया था कि जो ये सेशल्स है, दिस इज़ 1500 किलोमीटर्स फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट, ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, 1500 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट। और ऐसा हुआ, लेकिन फिर घबराने की बात नहीं है कि इंडिया को सेशल्स से नहीं हुआ, तो बाद में फिर यहाँ पे दूसरी एक और आइलैंड नेशन है जो कि 1500 किलोमीटर्स नहीं है, लेकिन वो 2000 किलोमीटर्स दूर है ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट से। और वो जो देश है दैट इज़ अनदर आइलैंड नेशन ऑफ मॉरिशस। तो मॉरिशस का जो एजम्पशन नहीं मिला, तो आजा लेजा मिल गया, आजा लेजा आइलैंड। दिस आइलैंड इंडिया इज नाउ डेवलपिंग दिस वन विद मॉरिशस। और मॉरिशस का ही मैंने आपको बताया था कि मॉरिशस को अभी चैगोस आइलैंड्स, आर्किपेलागोस, इसकी सॉवरेंटी मिल गई है। डिएगो गार्सिया इज़ अ पार्ट ऑफ दिस वन। सॉवरेंटी इसकी जो है वो चैगोस के साथ मॉरिशस को मिल गई है, लेकिन फिर ये 99 ईयर्स के लीज पे ज़रूर है यूएसए को यूज़ के लिए, यूएस यूके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। और इसका फिर हमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना कि इन्होंने इस तरह की हरकत करी, तो इसीलिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि 2020 में जो ये बना CSC, CSC मतलब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो इसके जो मेंबर्स थे वो कोलंबो मतलब श्रीलंका की कैपिटल, इंडिया, मालदीव्स, फिर यहाँ से मॉरिशस, ये बाद में इसका मेंबर बना दिया गया। यहाँ से बांग्लादेश को बना दिया, हालांकि बांग्लादेश के साथ अभी हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसको पहले बना दिया गया था। अभी रिश्ते थोड़े से खटास आ गई है शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद। तो ये 5 इसके मेंबर्स हैं आज की डेट में, 2020 में से बनाया गया था। और एक ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है वो सेशल्स को। तो सेशल्स का वैसे याद रख सकते हैं कि जैसे इसने अजम्पशन आइलैंड पे थोड़ी सी बदमाशी करी, चालाकी दिखाने की कोशिश करी, तो इसको अभी ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है, ऑब्जर्वर। अगला फिर हम ये देखें, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम अरेबियन सी से वेस्टर्न साइड में आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दिस इज़ गल्फ़ ऑफ ओमान। ये देखिए, ये गल्फ़ ऑफ ओमान है, और ये है गल्फ़ ऑफ एडन, गल्फ़ ऑफ एडन। ये जिबूती है। इस जिबूती में चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया है 2017 में, और ये चाइना का पहला आउट ऑफ चाइना एक मिलिट्री बेस है। अगर हम बात करें तो जिबूती की, यहाँ पे इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अगर ये हम समझें कि दिस इज़ ईरान, पर्शिया, ईरान, अगर हम इस तरह से देखें इसे,
तो ये है ईरान, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, दिस इज गल्फ ऑफ एडन, दिस इज रेड सी, दिस इज पर्शियन गल्फ, दीज आर द गल्फ कंट्रीज। यहाँ पे आप देखेंगे ये कुवैत है, ये पूरा सऊदी अरेबिया है, अरेबियन पेनिनसुला का। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे ये कतार है, कतार, यहाँ पे बहराइन है जो कि बाहर है, बहराइन। तो ये 4 कंट्रीज हो गई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहराइन, कतर। और यहाँ पे फिर यूएई है, और ये ओमान है, एंड दिस इज यमन। और यमन का जो ये वाला हिस्सा है, दिस इज कंट्रोल्ड बाय हुथीज। और यहाँ पे ये छोटी सी कंट्री है, दिस इज जिबूती। तो आप समझिए कि जिबूती की जो लोकेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेड सी, कोई भी अगर शिपमेंट जा रही है यहाँ पे ऑयल की या फिर ट्रेड गुड्स की जा रही है, तो वाइस वर्सा, वो यूरोप जाएगी तो वो यहाँ से जाएगी, और यूरोप से आएगी तो वो यहाँ से आएगी वाया दिस स्विज कैनाल। दिस इज गल्फ ऑफ एडन, ये गल्फ ऑफ एडन हो गया। दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, दिस इज गल्फ ऑफ स्विज, और यहाँ पे फिर ये स्विज कनाल है इजिप्ट का। दिस इज सिनाई पेनिनसुला, इसके नीचे ये सूडान है। यहाँ पे भी चाइना के, अमेरिका के पोर्ट बनने की बातें चल रही हैं। और ये एरिट्रिया है, ये हमें पता ही है कि सोमालिया है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इस तरह से। तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है एक स्कीमेटिक मैप बना के, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे आप इसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। दिस इज़ हाउ आई मेड दिस रफ मैप। दिस इज़ कुवैत, पर्शियन गल्फ है पूरा, और 6 गल्फ कंट्रीज़ हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की। तो यहाँ पे ये कुवैत है, और कुवैत के बाद फिर ये बहराइन है, ये कतार है, देख रहे हैं आप ये बहराइन। दिस बहराइन इज़ बेसिकली शिया डोमिनेटेड सुन्नी रूल्ड किंगडम, और ये कतार है। बाकी सारे ये सुन्नी रूल्ड ही हैं, सुन्नी डोमिनेटेड पॉपुलेशन एंड सुन्नी रूल्ड। बेसिकली ये फैमिली मोनार्कीज़ हैं, किंगडम्स दैट आर रन बाय फैमिलीज़। फिर ये यूएई हो गया, और यूएई के बाद ये ओमान हो गया, ओमान का मस्कट। और यहाँ पे ये दुकम पोर्ट है, ओमान का यहाँ पे दुकम। जैसे हम देखें यहाँ पे ये जिबूती है, तो जिबूती में 2017 में चाइना ने अपना नेवल बेस बनाया, मिलिट्री बेस है ये आउटसाइड चाइना, पहला चाइना का मिलिट्री बेस है। और 2018 में दुकम में इंडिया ने बनाया अपना मिलिट्री बेस, नेवल बेस। और दोनों ने ही जो ये बनाए हैं, ये इन्होंने बेसिकली बनाए हैं पायरेसी के अगेंस्ट,
कि जो ये पायरेसी होती है, टेररिज्म होता है हाई सीज़ में, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उस पर चेक रखने के लिए इन्होंने बनाया है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि इसके स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है कि अगर दुकुम पोर्ट है तो यहाँ पे आप देखिए कि ईरान है, और यहाँ पे ईरान का चाबहार पोर्ट भी है, फिर ग्वादर पोर्ट भी है, फिर उसके बाद जिबूती भी है। तो जिबूती जो कि चाइना का नेवल बेस है, जिबूती, उस पर भी नज़र रख सकता है दुकुम के थ्रू इंडिया, और यहाँ पे ग्वादर पे भी रख सकता है, जो पाकिस्तान का ग्वादर है उस पर भी नज़र रख सकता है। ये चीज़ है। तो दुकुम पोर्ट का अगर हम देखें कि इसका बेनिफिट क्या है, पायरेसी, terrorism, keep an eye, a check on illegal fishing and other activities, illegal activities, trafficking of narcotics, drugs, trafficking, drugs, narcotics, arms, human trafficking, etc. इसको कंट्रोल करने के लिए तो यही जिबूती का भी कहा जाएगा कि चाइना ने भी इसीलिए बनाया है। लेकिन फिर वही वाली बात है कि जैसे हम इसकी बात करें जिबूती की, तो जिबूती जो है, और इसका फ़ायदा क्या है, इंडिया ने जो ये किया है, इंडिया को फ़ायदा दूसरा अगर देखें हम, तो वो है कि इट कीप्स एन आई वॉच ओवर ग्वादर एंड जिबूती, और जो ये जिबूती वाला हम देखते हैं, जिबूती जो कंट्री है उसकी लोकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जिबूती में 5 कंट्रीज़ ने अपने बेसिस बना रखे हैं। एक तो यूएसए है, उसका है, फिर फ्रांस का है, जापान का है, इटली का है, चाइना का मैंने आपको बता दिया कि चाइना ने भी अपना इस पे बेस बना लिया है, और सऊदी अरेबिया चाहता है, सऊदी अरेबिया जो है वो कोशिश कर रहा है कि भैया हमारा भी बन जाए। क्यों? क्योंकि उनकी जो लड़ाई चल रही है हूतीस से, तो उसके अगेंस्ट सऊदी अरेबिया ये रहा। तो सऊदी अरेबिया कह रहा है कि हमारा ज़्यादा पैसा आ रहा है इनके पास, तो यहाँ से ये कह रहे हैं कि हम भी यहाँ पे आ जाएं, अपना बना लें एक पोर्ट बेस बना लेते हैं मिलिट्री का। तो वो बात चल रही है इनकी जिबूती के साथ, लेकिन जिबूती मानेगा नहीं मानेगा ये सोचने वाली बात है। और इसके बाद ये एरिट्रिया कंट्री आती है, फिर सूडान आया। तो सूडान में मैं बता ही रहा हूँ कि यूएस की भी कोशिश है और चाइना की भी कोशिश है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार अभी पोर्ट यहाँ पे किसी कंट्री का नहीं है, नेवल बेस, मिलिट्री बेस, लेकिन इनकी कोशिश है, ये रिझाने की पूरी कोशिश करेंगे सूडान में ये इनका मिलिट्री बेस बन जाए। बेसिकली बात वही है कि जो ये रेड सी है, रेड सी से जो शिप्स का पैसेज होता है, सेफ पैसेज को इंश्योर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये चोक पॉइंट्स हैं जो हमने देखा कि ये जो लोकेशंस हैं, तो इन लोकेशंस में जो स्ट्रेट्स हैं, दिस इज़ द स्ट्रेट ऑफ बब अल मंदेब, and this is the strait of Hormuz। और यहाँ पे तो स्विस कनाल है ही,
सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स जहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड को, ऑयल मूवमेंट को प्रभावित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम आए, इससे पहले थोड़ा बहुत हम सऊदी अरेबिया के बारे में, ये जो एक गल्फ़ कंट्रीज़ हैं 6, इनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली यहाँ पे गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल एक बना था, और जो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल बना था ये 1978 में, जब 1979 में जब इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ था ईरान में 1979, तो उसके बाद ये लग रहा था कि भाई इस्लामिक रेवोल्यूशन की जो चिंगारी है ना, वो यहाँ पर्शियन गल्फ़ में ना आ जाए, और पर्शियन गल्फ़ को कंटेमिनेट करते करते कहीं यहाँ पे ये गल्फ़ वाले रीजन में ना आ जाए। यहाँ पे इन 6 कंट्रीज़ में जो किंगडम्स चला रहे हैं, यहाँ पे मोनार्कीज़ जो हैं, फैमिली रन मोनार्कीज़ हैं, फैमिली रन किंगडम्स में भी कहीं क्रांति की ज्वाला ना भड़क जाए, और यहाँ पे इनके जो फैमिली रन कर रही है बिज़नेस की तरह इन देशों को, तो इन्हें जाना ना पड़ जाए, जैसे कि शाह रज़ा पहलवी को ईरान से जाना पड़ गया था 1979 में। तो उसी तरह कुवैत एक, दूसरा सऊदी अरेबिया, तीसरा बहराइन, चौथा कतार, पांचवा यूएई और छठा ओमान, इन 6 ने मिलके, यहाँ पे देखिए इराक भी आता है, लेकिन वैसे जीसीसी में, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल में 6 हैं, तो इन 6 ने मिलके इसी बैकड्रॉप में इसको फॉर्म किया था। बेसिकली हम ये भी देखें कि 1980 से लेके बाद में फिर 88 तक ईरान इराक वॉर भी चला था। उसके बाद 91 में इराक और कुवैत वॉर भी चला था। तो इन बातों को ध्यान में रख के, इन वॉर्स को ध्यान में रख के, उसके बाद अब जो एक रेडिकल इस्लामिस्ट टेररिज्म है, अगर उसकी बात करें तो उस बात के अगेंस्ट भी ऐसे ही गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल को फॉर्म किया गया था, और ऐसा कहा गया था। लेकिन उसका, ये तो उसका हो गया डाय जुराए, या जो ऑन द फेस ऑफ इट जो रीज़न दिए गए थे, लेकिन उसका जो असली रीज़न था गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल को फॉर्म करने का, वो बेसिकली ईरान का विरोध करना था। ये चीज़ है, ये आप देख रहे हैं, ये यमन है। तो यमन में ये सना है, इसको यहाँ पे हुतीज़ ने यहाँ पे कंट्रोल कर रखा है इस रीजन को, ये वाला। और ये वाला जो है, ये दूसरा हिस्सा है यमन का। बेसिकली ये पूरा यमन है, लेकिन यहाँ पे इस हिस्से को हुतीज़ ने कंट्रोल कर रखा है। और अभी आपको इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1979 ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशन, 1980 to 88 ईरान वर्सेस इराक। यहाँ पे आप सोच लीजिए यूएसए ने किसका साथ दिया होगा, यूएसए ने इराक का साथ दिया था। लेकिन 1991 इराक वर्सेस कुवैत, तो यहाँ पे यूएसए ने कुवैत का साथ दिया। अब इसी सब बैकड्रॉप में गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल बना गया, और गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के जो मेंबर स्टेट्स थे वो मैंने आपको बताया कि कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहराइन, यूएई, कतर और ओमान, ये 6 कंट्रीज़ ये इसके मेंबर स्टेट्स हैं। और इन्होंने ये कहा कि हमने, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल का ऑब्जेक्टिव, कि इन द बैकड्रॉप ऑफ for stability,
and protection and cooperation in the wake of radical Islam, extremist activities. And then they became an important ally they allied with USA, and this thus led to the Shia siding with the Sunni, siding with the USA versus Shia. This was given the shape of Sunni versus Shia struggle. Sunni headed by Saudi Arabia and Shia headed by Iran. So this was an artificial story that was formed by these Gulf Cooperation Council countries. The basic this was on the face of it. This is cosmetic. De facto, this was the reason. De facto reason was to counter the influence of Islamic revolution from Iran to Gulf, across the Gulf. अब हम इसमें आगे अगर बात करें तो एक चीज़ और है कि करंट अफेयर्स का ही ये टॉपिक है कि रिसेंटली हमने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ये पहुँचे थे यहाँ पे, अपने 4 दिन के इनका दौरा था, तो ये 3 कंट्रीज़ में पहुँचे थे। पहला इनका लेग था वो सऊदी अरेबिया में, फर्स्ट वन सऊदी अरेबिया, दूसरा कतार में जहाँ से इन्हें एक जेट भी गिफ्ट में मिला था बिलियंस डॉलर का, और तीसरा यूएई में। ऐसा यहाँ पे 4 दिन की यात्रा पे पहुँचे थे, और जब यहाँ पे पहुँचे तो बहुत ही सरप्राइजिंग इन्होंने वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स को बिल्कुल एक रेडिकल चेंज वहाँ पे ये लाने की इन्होंने कोशिश करी है, क्योंकि ये इन 3 कंट्रीज से ही नहीं मिले, इन 3 कंट्रीज के साथ साथ ये 3 और एंटिटीज़ से भी मिले हैं, उनसे इन्होंने कुछ डील्स करी हैं। तो उसमें जब ये सऊदी अरेबिया गए तो सऊदी अरेबिया के साथ साथ, जैसे इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ट्रम्प्स four-day visit to the Middle East और वेस्ट एशिया। तो उसमें फर्स्ट लेग ये सऊदी अरेबिया गए, सेकंड लेग में कतार गए, और थर्ड लेग में ये यूएई गए। तो कतार में हमने देखा था कि इनको जो सिग्निफिकेंट बात हुई वो ये था कि वहाँ पे इन्हें एक एरोप्लेन मिला था, एक जेट प्लेन, गिफ्ट में मिला। यूएई में हमने देखा था कि
हेयर डांस वहाँ पे देखने को मिला था। खैर, अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया में मोहम्मद बिन सलमान जो हैं क्राउन प्रिंस, इन्होंने अहमद अल शरा अल जुलानी, जो कि सीरिया का अभी डी फैक्टो प्रेसिडेंट है, बशर अल असद का वहाँ से कूप करके उन्हें देश छोड़ के जाना पड़ा है, और उसके बाद जो बशर अल असद का तख्ता पलट हुआ है तो उसके बाद अल कायदा का फॉर्मर अल कायदा ISIS का जो आतंकी था, जिस पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनाम लगा रखा था अमेरिकन गवर्नमेंट ने, उस बंदे को मोहम्मद बिन सलमान ने, सऊदी अरेबिया के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने जुलानी को यहाँ पे इनवाइट कर रखा था, और सीरिया के डी फैक्टो प्रेसिडेंट फॉर्मर अल कायदा टेररिस्ट अल जुलानी से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात करवाई, और डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे घोषणा करी कि ये सीरिया को दे वांट टू गिव अ चांस टू सीरिया टू ग्रो एज अ ग्रेट नेशन, एंड फॉर दैट दे आर लिफ्टिंग ऑल द सैंक्शंस फ्रॉम सीरिया। तो सैंक्शंस ख़त्म हो जाएंगे सीरिया के ऊपर से। ये एक चीज़ हुई। उसके बाद जब कतर और UAE में गए तो वहाँ पे इनकी 2 और देशों से बात हुई। एक हमास से इनकी कहा जा रहा है एलिजिडली बात हुई, और दूसरा कह रहे हैं कि हूथी रेबल्स के साथ भी इनकी बात हुई, यमन के हूथी रेबल्स, और हमास हमें पता है गाज़ा। तो बेसिकली आप समझिए कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था, एक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की हम बात करें तो बेसिकली वो ईरान के बाद इराक के बाद सीरिया और लेबनान, ये इज़राइल है, लेबनान के नीचे ये इज़राइल है, और यहाँ पे ये गाज़ा है, गाज़ा स्ट्रिप है, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी, ये पूरा का पूरा। तो यहाँ से ईरान से वेपन्स जो हैं वो इराक जाएंगे, इराक से सीरिया से लेबनान में हिजबुल्ला है, और यहाँ पे गाज़ा में हमास है। तो इस तरह से वेपन पूरे एक चेन बनी हुई थी। इस चेन को खैर अब ब्रेक कर दिया गया है। इसको अब ब्रेक कर दिया गया है ऐसे कि सीरिया जो है ये पूरा एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक तरह से कहलाता था, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस। सीरिया से असद को हटा दिया गया है, जो कि क्योंकि ईरान भी एक शिया नेशन है, इराक में भी शिया डोमिनेंस है। उसके बाद सीरिया में है तो सुन्नी मेजॉरिटी में, लेकिन इनको रूल जो कर रहे थे वो अलवाइट शिया कर रहे थे। हालांकि वो शिया नहीं है, वो अलवाइट्स हैं, लेकिन ईरान ने उनको भी शिया का दर्जा दे दिया था। और लेबनान में जो हिजबुल्ला है वो भी फिर शिया हो गए। और ये जो हमास है, ऑल्दो इट इज़ नॉट शिया, ये सुन्नी है, लेकिन फिर पैलेस्टाइन की कॉज के लिए ईरान सपोर्ट करता है इन सुन्नी को। और इसी से प्रूव होता है कि शिया सुन्नी का मसला जो है वो ईरान के साथ नहीं है, वो सऊदी अरेबिया ने एक खड़ा किया हुआ है। शिया सुन्नी का मसला एक आर्टिफिशियल, एक सिर्फ इसलिए कि ईरान की इन्फ्लुएंस जो है रेवोल्यूशन की, उसकी आँच सऊदी अरेबिया में ना आ जाए और सऊदी अरेबिया से तख्ता पलट ना हो जाए, जो फैमिली रन किंगडम एक चल रहा है वहाँ पे इस तरह से। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि सीरिया के साथ भी मुलाकात करी डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के साथ भी बात करी, और डोनाल्ड ट्रंप ने हूथीज़ के साथ भी बात करी। हूथीज़ के साथ भी उन्होंने डील कर ली है, और वो डील यही हुई है कि भाई म्यूचुअल अटैक नहीं होगा। मतलब US और हूथी दे विल नॉट अटैक ईच अदर। लेकिन हमने देखा कि इसके नेक्स्ट डे
हुतीज़ ने एक मिसाइल छोड़ दी इज़राइल के ऊपर। तो इज़राइल के ऊपर लॉन्ग रेंज मिसाइल ये हुती ने छोड़ी है और उन्होंने कहा कि भाई जो हमारी डील हुई है यूएसए के साथ, इज़राइल उसका पार्ट नहीं है। तो हुतीज़ ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए और बेसिकली एक तरह से ये देखने को मिल रहा है हमें कि डोनाल्ड ट्रंप पे विश्वास नहीं किया जा सकता कि इज़राइल जो है, पहले यूक्रेन यूएसए के चक्कर में आके रशिया से पंगा ले बैठा, टक्कर ले बैठा, और उसके बाद अब देखिए कि अब क्या हो रहा है। रशिया जो व्लादिमीर पुतिन हैं, उनका पूरे अब यही सोच है कि वो यूक्रेन को पूरा अपने कब्जे में लेना चाहते हैं। और यही चीज़ अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी इज़राइल जो है वो यूएसए के दम पे इतना ज़्यादा दम भर रहा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे यूएसए जो है, जो इज़राइल के लिए ख़तरा बने हुए हैं। अगर हम बात करें सीरिया की, हम बात करें हमास की, हम बात करें हुती की, अभी सबसे ज़्यादा जो है वो हुती ही अटैक कर रहे हैं इज़राइल के ऊपर, तो उनके साथ डील कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप जाके। तो इस तरह से ये सारी चीज़ चल रही है। इज़राइल इज़ गेटिंग सिंगल्ड आउट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखेंगे कि दिस इज़, जैसे कि आपको पहले बताया था, ग्वादर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसी पे चेक रखने के लिए इंडिया ने उसको काउंटर करने के लिए चाबहार पोर्ट बनाया था। और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है जिसकी हमने अभी बात करी है, चोक पॉइंट है। अगर इसको चोक कर दिया ईरान ने तो यहाँ पे ऑयल की जो यहाँ से शिपमेंट्स होती है वो सारी रुक जाएगी, तो ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। बेसिक कहा जाता है कि एस्टिमेट के अनुसार कि 20% जो ऑयल की शिपमेंट है दैट विल बी स्टॉप्ड, और 20% अगर स्टॉप होएगी तो उसके प्राइजेस बढ़ जाएंगे। और अगर प्राइस बढ़ जाएंगे तो मैंने आपको बताया कि आज अगर $70 पर बैरल है तो वो अराउंड $300 पर बैरल हो जाएगा। इतने ज़्यादा रेट्स बढ़ जाएंगे, तो उससे आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या दिक्कत आएगी। और इसको ग्वादर पोर्ट को काउंटर करने के लिए ही इंडिया ने यहाँ पे दुकुम पोर्ट जो ओमान का है, ये 2018 में एग्रीमेंट साइन करी थी। हमें पता है कि हमारी वैसे भी ओमान के साथ एक पीस ट्रीटी है, और ओमान के साथ हम जॉइंट नेवल एक्सरसाइज भी करते हैं। और वो जो नेवल एक्सरसाइज होती है उसका बेसिकली आप ये समझिए कि ये वाला रीजन है, जैसे ये है, तो यहीं पे होती है वो। जैसे ये गल्फ़ ऑफ एडन है और ये वाला पायरेसी रिडन एरिया है, जैसे सोमालिया है ये, तो यहाँ से सी पायरेसी होती है, टेररिज्म और ट्रैफिकिंग, इन सब को कंट्रोल करने के लिए इस सारे एरिया में इंडिया ओमान के साथ मिलके करता है नेवल एक्सरसाइज, सर्वेलिंग and exploring the area. इसको फिर से आप देख सकते हैं, दिस इज पर्शियन गल्फ, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दुकुम पोर्ट, गल्फ ऑफ एडन, स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, रेड सी, और यहाँ पे ये जो है ये हो गया आपका जिबूती। और जिबूती में मैंने आपको बताया कि 5 अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनके बेसिस हैं। सऊदी अरेबिया भी यहाँ पे मरे जा रहा है कि उसको भी यहाँ पे पोर्ट बनाने की इजाज़त मिल जाए, एक्सेस मिल जाए। खैर, फर्दर आप देखेंगे कि ये यूरोप आ जाता है, यहाँ से मेडिटेरेनियन सी आ गया। और जो मैंने आपको पहले बताया था कि ये ईरान है, ये इराक है, अभी हमने डिस्कस किया है, ये सीरिया है, ये लेबनान है, और उसके बाद फिर ये इज़राइल है। इज़राइल के बाद ये यहाँ पे यहीं पे गाज़ा है। तो साइप्रस भी एक कंट्री है, टर्की के साथ उसका डिस्प्यूट चल रहा है टेरिटरी को लेके, तो यहाँ पे साइप्रस भी है मेडिटेरेनियन सी में। इस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरिट्रिया, ये जिबूती है, और जिबूती के ऊपर एरिट्रिया, और ये सूडान है। तो यहाँ पे सूडान का पोर्ट जो है, यहाँ पे पूरी कोशिश है कि यूएसए की और चाइना की कि वो यहाँ पे अपना प्रेजेंस को सुनिश्चित कर सकें, यहाँ पे पोर्ट बना सकें, लेकिन अभी उस बारे में कोई निर्णायक बात ऐसी अभी तक हुई नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें
तो इधर आपको मैंने पहले बताया था कि ये मालदीव्स हैं, मालदीव्स आइलैंड, ये मिनिकॉय, मालदीव्स कह रहा हूँ, लक्षद्वीप है ये, लक्षद्वीप, ये मिनिकॉय आइलैंड है, ये मालदीव्स है, और उसके नीचे है चागोज, और चागोज के नीचे ये सबसे बड़ा इसका जो आइलैंड है डिएगो गार्सिया, चागोज आर्किपेलागो। तो ये पूरा ही एक चागोज लक्षद्वीप्स रेंज है, ये पूरी एक सिंगल रेंज है, सबमर्ज्ड माउंटेन है, तो इसलिए एक लाइन में है, उससे आप समझ सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो ये जो है दिस इज़ बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया, मतलब हम यहाँ पे इधर देखें अगर, दिस इज़ द अंडमान आइलैंड्स, अंडमान, दिस इज़ निकोबार आइलैंड। अब अंडमान निकोबार आइलैंड के बाद यहाँ पे एक आइलैंड है कोकोज आइलैंड, कोको आइलैंड। तो ये कोको आइलैंड मैंने आपको बताया था कि ये अभी म्यांमार के पास है, म्यांमार को गिफ्ट कर दिया था इंडिया ने, और यहाँ पे एयर स्ट्रिप बना लिया चाइना ने। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अभी डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ये। फिर ये है, दिस इज़ द मलक्का स्ट्रेट, दिस वन, दिस इज़ द मलक्का स्ट्रेट। इसका कलर चेंज कर देते हैं। दिस इज़ द Malacca Strait, this is the Sunda Strait, then we have the Lombok Strait, और यहाँ पे जो सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट हैं, इसके पास एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, यहाँ पे कोको आइलैंड है जैसे, वैसे नीचे कोकोज आइलैंड है, और कोकोज आइलैंड पे, कोकोज आइलैंड और क्रिसमस आइलैंड, ये दोनों आइलैंड हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का जो है लिंकेज वो हमें पता ही है, तो उसको भी हम देखेंगे आगे। बाकी अभी साउथ चाइना सी को देखते हैं। तो साउथ चाइना सी में यहाँ पे आप देख रहे हैं, दिस इज़ स्पार्टले आइलैंड, ये रहा स्पार्टले आइलैंड जो है, उसके ऊपर सॉवरेंटी को लेके जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। चाइना कहता है कि स्पार्टले आइलैंड 9 डैश लाइन उन्होंने एक बनाई है, 9 डैश लाइन उन्होंने जो बनाई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जैसे ये उन्होंने बना दी 9 डैश लाइन इस तरह से, ऐसे 9 डैश लाइन बना दी ऐसे करके, और 9 डैश लाइन के बाद वो कहते हैं कि ये जो पूरा एरिया है, दिस इज़ अंडर द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ चाइना, अंडर द सॉवरेंटी ऑफ चाइना। और दूसरा फिर चाइना यहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स भी बना रहा है, तो ये चीज़ें भी चल रही हैं, और इसी के कारण यहाँ पे जो सॉवरेंटी को लेके डिस्प्यूट है वो स्पार्टले आइलैंड पे क्लेम करता है फिलीपींस, ये वियतनाम भी करता है, इस पे वियतनाम भी क्लेम करता है, और चाइना तो करता ही है। बाकी पार्सल आइलैंड जो है, पार्सल आइलैंड ये रहा, पार्सल आइलैंड पे अपना क्लेम करता है, दिस इज़ पार्सल आइलैंड, इस पे क्लेम करता है वियतनाम, लेकिन क्योंकि 9 डैश लाइन में आ रहा है तो इस पे चाइना भी क्लेम करता है, और चाइना क्लेम करता है साथ में फिर ये ताइवान भी करता है, क्योंकि ताइवान कहता है ये पूरा चाइना का मेनलैंड भी ताइवान का ही है, तो इस तरह से ताइवान भी क्लेम करता है। और यहाँ पे फर्दर हम देखें तो अगले मैप पे आते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको कहा था कि ये कोकोज कीलिंग आइलैंड्स, कोकोज आइलैंड ये रहा, ये क्रिसमस आइलैंड। तो यहाँ पे बेसिकली सुंडा स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट, स्ट्रेट मतलब नैरो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटिंग 2 लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, तो उस तरह से। अब साउथ चाइना सी को ये इससे सदर्न इंडियन ओशन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसलिए these are the 2 states and these are 2 alternatives to this one. This is the state of Malacca. तो अगर मलक्का स्टेट को कभी चोक कर दिया तो उसके जो ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं वो हैं यहाँ पे सुंडा स्ट्रेट और लोम्बोक स्ट्रेट,
और यहीं पे ओम्बाई वटार स्ट्रेट भी है। ओम्बाई वटार स्ट्रेट है, वो भी ऑस्ट्रेलिया की ही है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के ही पास पड़ती है। तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं और उस पर ऑस्ट्रेलिया का पूरा कंट्रोल है। फिर आगे देखते हैं। दिस इज जो मैंने आपको बताया कि ये सुंडा स्ट्रेट है, दिस वन, और दिस इज लोम्बोक स्ट्रेट। इंडोनेशिया का लोम्बोक आइलैंड है, वहाँ पे लोम्बोक स्ट्रेट है। और उसके बाद फिर और यहाँ पे कोकोस आइलैंड है। तो कोकोस आइलैंड क्योंकि इसके पास है तो सुंडा स्ट्रेट पे उसकी इन्फ्लुएंस है ऑस्ट्रेलिया की, और लोम्बोक स्ट्रेट पे भी है। और मैंने जो आपको बताया कि ओम्बाई वेटार ये स्ट्रेट भी है आगे जाके, तो वो यहाँ पे है। तो इन सब पे पूरा ऑस्ट्रेलिया की वॉच है, और ऑस्ट्रेलिया की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है ये। अगर हम गोकोस आइलैंड की बात करें, क्रिसमस आइलैंड की बात करें, और यहाँ पे यूएसए पूरी तरह से इन्वॉल्व है ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑकस के तहत, क्वाड के तहत, और इंडिया भी क्वाड के तहत इन्वॉल्व है। और हमें पता है मालाबार एक्सरसाइजेस का पिछले 3 साल से ऑस्ट्रेलिया इज़ अ रेगुलर नाउ अ पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइजेस, क्योंकि क्वाड के चारों मेंबर हैं वो एक साथ मालाबार एक्सरसाइज करते हैं, और इंडिया बायलैटरली भी करता है इनके साथ, क्योंकि फिर क्वाड के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन आ जाते हैं चाइना के। तो उन ऑब्जेक्शंस को एड्रेस करने के लिए इंडिया अलग से भी ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ, एंड इवन यूएसए के साथ एक्सरसाइज करता है बायलैटरल लेवल पे। फिर आप ये देख सकते हैं, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज लोम्बोक स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट हो गई। फिर ये कुछ आइलैंड्स हैं, इनको भी देख लेते हैं हम। दिस इज पपुआ न्यू गिनी आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, फिजी, नॉरू। पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, फिजी एंड नॉरू। यहाँ पे भी कोऑपरेशन है ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया की। फिर उसके बाद इस मैप को भी देख लेते हैं। मैंने आपको बताया कोकोस किलिंग आइलैंड है, क्रिसमस आइलैंड है, इसको आप देख सकते हैं। दिस इज मलक्का स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट, लोम्बोक स्ट्रेट, और यहीं से आता है दूसरा स्ट्रेट जिसकी हमने बात की थी, ओम्बाई वेटार स्ट्रेट। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जापान है, फिलीपीन सी के ऊपर, यहाँ पे जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इस तरह से। और ये सोवियत यूनियन लिखा हुआ है, तो बेसिकली रशिया है ये तो। और ये जो है सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से, ईरान से टच कर रहे हैं। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान, 5 कंट्रीज़ हैं। ये पूरा जो रीजन है, दिस इज इंडियन ओशन, और दिस इज द पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न पार्ट। तो दिस इज नाउ इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक नेम हैज़ बीन गिवन टू दिस एरिया। साउथ चाइना सी इसे वैसे कहा जाता है कि चाइना के साउथ में है ये, ऐसे भी, लेकिन साउथ चाइना सी इसे ना कह के इस पूरे को इंडो पैसिफिक रीजन कह दिया है। और ये इंडियन ओशन प्लस दिस पैसिफिक रीजन, तो ये इंडो पैसिफिक है। और किया ये इसलिए किया है डेलिबरेटली कि इसके जो इम्पोर्टेंस है चाइना की, उसको कम किया जा सके।
फिर यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हैं जो मैंने आपको आइलैंड्स बताए थे। स्पार्टले आइलैंड्स पे मेनली फ़िलीपींस अपनी सॉवरेंटी क्लेम करता है, और पार्सल आइलैंड्स पे वियतनाम करता है। चाइना इन दोनों को ही करता है, और स्पार्टले को वियतनाम भी मांगता है। ये चीज़ है। फिर आपको मैंने सिंगापुर बताया था, ये देखिए सिंगापुर ये रहा। तो ये मलक्का स्ट्रेट है, और ये सिंगापुर से, यहाँ से इसके सामने से सिंगापुर पड़ता है, और यहाँ पे ऐसे जाएंगे तो ये ब्रूनई है। और यूएसए के जो बेसिस हैं वो ब्रूनई में भी हैं, सिंगापुर में भी है मिलिट्री बेस, और फिलीपींस में भी है। फर्दर आप ये देख सकते हैं कि जैसे इसको ईस्ट चाइना सी कहा जाता है, चाइना के ईस्ट में। जैसे साउथ चाइना सी चाइना के साउथ में। येलो सी है, सी ऑफ जापान है ये हमने देखा था। ये अंडमान आइलैंड्स हैं, तो अंडमान आइलैंड से जब हम ईस्ट जाएंगे तो ये साउथ चाइना सी है पूरा। इस तरह से देखिए आप। ये मैप है, इसको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे ये मलेशिया है, ये वाला। दिस इज मलेशिया। यहाँ ब्रूनई है, फिर ये इंडोनेशिया है, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, फिजी, सोलोमन आइलैंड, फिजी और नौरू। बेसिकली ये स्मॉल आइलैंड्स हैं, इनकी मदद ऑस्ट्रेलिया भी करता है और इंडिया भी करता है। और फिजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता है कि यहाँ पे लार्ज इंडियन पॉपुलेशन रहती है, एक समय में रहती थी, और लेकिन फिजी में फिर कुछ हुआ भी था। फिजी में एक घटना घटी थी, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। फिजी में बेसिकली एक यहाँ के हेड रहे थे स्टेट के, महेंद्र सिंह। ये यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन बाद में कूप के बाद इन्हें हटा दिया गया था। और फिजी में ये भी चल रहा है कि जैसे 500 के आसपास फैमिलीज, बिजनेस फैमिलीज, इंडियंस थी, वो इंडियन बिजनेस फैमिलीज थी, उनको यहाँ से आउस्ट कर दिया गया। और उसके बाद धीरे धीरे चाइनीज़ बिजनेस फैमिलीज़ को यहाँ पे सेटल किया गया। ये भी फिजी में हुआ था। तो ये चाइना यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुसपैठ कर रहा है, और इस चीज़ से हमें समझ आता है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं, और इन सब बातों, ये जो हमने मैप अभी देखा है, मैप से फिर जुड़ी हुई कुछ बातें डिस्कस करी हैं, तो बेसिकली यही वाली बात है कि इनसे हमें अब कंटेक्स्ट समझ आया है कि इंडियन ओशन रीजन जो है वो, वहाँ पे कौन कौन से उसके मेजर हिस्से हैं, कौन कौन सी जगहें हैं जिनको हमें, जिन पे ध्यान देना है। और उसके बाद हम बेहतर तरीके से अब इंडियन ओशन रीजन की पॉलिटिक्स को समझ पाएंगे। तो बेसिकली सबसे पहले हम देखें तो ये है कि ये इंडियन ओशन रीजन है, और इंडियन ओशन रीजन की जो पॉलिटिक्स है वो धीरे धीरे कैसे शेप हुई, अब हमें वो चीज़ देखनी है। तो उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन इस सेशन में सारा ये मैप्स का हमारा डिस्कस हो गया, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन मैप्स को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टेरिटरीज़ हैं, वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम आगे जब डिस्कस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। हालांकि इन मैप्स को हम दोबारा भी यूज़ करेंगे वहाँ पे।